guys, welcome back to our channel. तो हम ब्रेव हार्ट इंडियन मेजर whose love story made the whole nation cry, मेजर विभू 16 मिनट का रिकॉर्ड हो जाता है। विभू लिबरल हिंदू, उस पर हम रिएक्ट कर रहे थे। तो अभी हम उसका पार्ट 2 करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट या कुछ भी लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऑल्सो शेयर द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय निकिता एक हफ्ते की छुट्टी पर देहरादून अपनी ससुराल आई हुई थी। वो उन दोनों हादसों के बारे में जानती थी और मेजर विभू की मानसिक स्थिति को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। 16 फरवरी 2019 की रात मेजर विभू अपने घर फोन करते हैं और थोड़ी देर अपनी मां श्रीमती सरोज से बात करने के बाद वो निकिता को फोन देने के लिए कहते हैं। निक्की देखो, प्लीज गुस्सा मत करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेजर विभू की आवाज में इतनी ज्यादा गंभीरता सुन निकिता के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगता है। क्या हो गया विभू? एवरीथिंग इज ऑल राइट ना बेबी? हाँ, सब ठीक है। बस आज तुम मुझे एक वचन दो कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी जिंदगी जीना बंद नहीं करोगी। मेरे बाद तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी, बल्कि आगे बढ़ोगी, एक नया प्यार ढूंढोगी, फिर से शादी करोगी और बच्चे भी। प्लीज मुझे वचन दो। मेजर विभू की बात सुन निकिता की गर्दन पर बाल खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक चुप रहने के बाद वो जोर से चिल्लाती है, Are you stupid, विभू? Are you stupid, विभू? कितनी बार कहा कि मुझसे बकवास मत किया करो। आज रात तो कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तो एक काम करो, प्लीज जाके सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। 17 फरवरी 2019 को रात के 10 बज चुके थे। निकिता को अगली सुबह दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी और इसीलिए वो थोड़ा जल्दी सो गई थी। उसे बिस्तर पर लेटे को 2 घंटे हुए थे कि तभी उसके फोन पर मेजर विभू की वीडियो कॉल आती है। आई एम मिसिंग यू अ लॉट निक्की, बहुत याद आ रही है यार तुम्हारी। अपने फोन की स्क्रीन पर धुंधले से वीडियो को देखते ही निक्की समझ जाती है कि उसके पति ने फील्ड वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेबी। सब ठीक तो है ना? ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे बस बाहर थोड़ा राउंड लगाने जा रहे हैं। आई लव यू सो मच बेबी, बस यही कहने के लिए फोन किया था। मेजर विभू से सुन अपनी आंखें मलते हुए निक्की कहती है, आई लव यू टू बेबी, बस तुम अपना ध्यान रखना एंड प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस। निकिता ये कहती है तो मेजर विभू का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। अपनी शादी के बाद से लेकर आज तक वो ना जाने कितने ऑपरेशन पर जा चुके थे और हर बार अपना बेस छोड़ने से पहले वो निकिता को फोन भी जरूर किया करते थे। लेकिन आज की रात वो निकिता से जो कहते हैं वो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं कहा था। निक्की बेबी, हमेशा अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी, ओके? ये सुनते ही निकिता की खाल के नीचे कीड़े रेंगने लगते हैं। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मुस्कुराते हुए मेजर विभू कॉल काट देते हैं। पिछले 8 सालों में आज पहली बार मेजर विभू निकिता से ये कहना भूल गए थे कि आई विल कॉल यू बैक। इस कॉल के बाद निकिता दोबारा सोने का प्रयास करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। 15 मिनट तक करवटें बदलने के बाद वो अपना फोन उठाती है और एक बार फिर मेजर विभू का नंबर डायल कर देती है। हाँ निक्की, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आई लव यू विभू एंड आई एम रियली स्कैर्ड बेबी। निकिता की रुंधी हुई आवाज सुन मेजर विभू उसका हौसला बढ़ाने में लग जाते हैं। निक्की, तुम्हें पता है मैं हर ऑपरेशन पर जाने से पहले क्या करता हूँ? मैं अपना फोन निकाल के सबसे पहले माँ की फोटो देखता हूँ और फिर तुम्हारी। अब तुम ही ऐसे डरोगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा मेरी झांसी की रानी। चल अब थोड़ा हंस के दिखा। अरे हंस भी दे, हंसना। मेजर विभू की बात पूरी होने से पहले ही निकिता की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। अगर कभी मैंने तुम्हारी फोटो नहीं देखी और मुझे कुछ हो गया तो बाबा यहीं भूत बन के भटकता रहूंगा, मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। और वैसे भी वो इमोशन में आके तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक रहने की कसम जो खा ली है, अब निभानी तो पड़ेगी ना। कुछ नहीं होगा मुझे, चलो अब सो जाओ वरना सुबह तुम्हारी ट्रेन में सो जाएगी। आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। आज की इस रात मेजर विभू का निकिता से इस प्रकार की बातें करना बिना कारण नहीं था। आज यानी कि 17 फरवरी 2019 के दिन 55 RR को एकदम ताजा इनपुट मिला था।
इनपुट जिसके अनुसार जैश के 3 आतंकी काकापुरा के पास पिंगलाना नामक एक गांव में छिपे हुए थे। 3 दिन पहले सीआरपीएफ के 40 जवानों के प्राण निकलने वाला आदिल अहमद डार भी काकापुरा का ही रहने वाला था। पूरे 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशंस और कई संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार 55RR को वो ब्रेक मिल ही गया था। वो ब्रेक जिसका इंतजार कश्मीर में पोस्टेड हर फौजी अत्यंत बेसब्री से कर रहा था। 11:30 बजे अपने सीओ से अनुमति लेने के बाद मेजर रिबू और मेजर सौरभ पाटनी 3 जवानों की टीम्स के साथ टारगेट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। साउथ कश्मीर में आज की शाम ताजा बर्फबारी हुई थी और चारों तरफ बर्फ की एक चादर बिछ गई थी। हड्डियां जमाने वाली तेज हवा चल रही थी। तापमान 0 से नीचे जा चुका था और सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे कठोर मौसम में 55RR का हथियारबंद काफिला जितनी तेज हो सके उतनी स्पीड से पिंगलाना गांव की ओर बढ़ रहा था। पुलवामा जिले में पड़ने वाले इस गांव के अंदर 30 घरों के 2 आयताकार ब्लॉक्स बने हुए थे और इन दोनों ब्लॉक्स के बीचों बीच गांव की मेन रोड गुजर रही थी। गांव से थोड़ी दूरी पर गाड़ियां रोकने के बाद 55RR के दोनों मेजर्स अपनी टीम्स को ले पैदल गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं और गांव की बाउंड्री पर पहुंचने के बाद अपने प्लान को रिवाइज करने में लग जाते हैं। इस प्लान के अनुसार रोड के एक साइड बने घरों को मेजर सौरभ की टीम को सर्च करना था और दूसरी साइड मेजर विभू की टीम को। मेजर सौरभ को गुड लक कहने के बाद मेजर विभू और उनकी टीम अपने ब्लॉक में बने पहले घर के अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही दूसरे घर के सामने पहुंचते हैं मेजर विभू के पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं। इस घर के ऊपर एक नजर डालते ही मेजर विभू की नसों में खतरे की लहर दौड़ने लगी थी। मेजर विभू से इशारा मिलते ही उनके साथी इस घर के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और गांव के दूसरे छोर पर मौजूद मेजर सौरभ को भी रेडियो पर यह अपडेट तुरंत भेज दी जाती है। घर खाली होने के बाद मेजर विभू के नेतृत्व में उनके 3 जवान घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनसे थोड़ी दूरी पर सर्च ऑपरेशन कर रहे मेजर सौरभ अपने रेडियो पर कान लगाए अपने नाखून चबाने लगते हैं और ठीक 5 मिनट बाद ये फायरिंग शुरू होते ही आसपास मौजूद सभी टीम्स को कंफर्मेशन भेज दी जाती है कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट हो चुका है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं, लेकिन तीनों एक ही घर में हैं या फिर अलग अलग ये कह पाना अभी भी मुश्किल था। इस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। तापमान -8 डिग्री को छू रहा था और खासी बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। इन सब के बीच मेजर विभू के साथ घर के अंदर घुसा उनका एक जवान रेडियो पर एक अपडेट भेजता है। तीनों आतंकी यही हैं। एक को विभू साहब ने मार दिया और बाकी दोनों घायल हो गए हैं, लेकिन फायरिंग कर रहे हैं। कमांडर साहब को और हमें भी गोलियां लगी हैं। ये मैसेज रिले होने के 4 मिनट बाद राष्ट्रीय राइफल्स की एक और सर्च पार्टी यहां पहुंच जाती है। इस टीम को 55RR के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल गुप्ता लीड कर रहे थे। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल और उनके आदमी घर के अंदर घुसते हैं उनकी नजर सबसे पहले फर्श पर उल्टे लेटे हुए मेजर विभू के ऊपर पड़ती है। चोटिल हो चुके मेजर विभू जो घर के दूसरे वाले कमरे के लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल की टीम को देखते ही मेजर विभू उनकी तरफ वहीं रुकने का इशारा करते हैं। उनसे अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं और फिर आगे की तरफ रेंगते हुए अपने साथियों को पीछे हट कवर लेने का आदेश देते हैं। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल और उनके जवान मेजर विभू के 2 साथियों को घर से बाहर निकालने में लगे हुए थे कि तभी दूसरे कमरे से फायरिंग कर रहे आतंकियों में से 2 बाहर बने एक तबेले की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही मेजर विभू और उनका बड़ी हवलदार शिवराम भी दोनों के पीछे भाग पड़ते हैं और जैसे ही तबेले के सामने पहुंचते हैं तबेले पर लगे लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई कई गोलियां इन दोनों भारतीय फौजियों के आर पार हो जाती हैं। गोलियां लगते ही मेजर विभू अपने एक हाथ से अपने बॉडी को धक्का दे नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपनी राइफल से इस तबेले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं।
इस समय तक मेजर विभू को कई गोलियां लग चुकी थी और उनके शरीर से लहू की अनेकों धाराएं बह रही थी, लेकिन फिर भी वो आतंकियों के साथ लगातार कांटेक्ट बनाए हुए थे और अपने रेडियो पर बिना रुके बाकी टीम्स को अपडेट्स भी दे रहे थे। हर बीतते क्षण के साथ मेजर विभू की नजर धुंधली पड़ती जा रही थी। उनका गला बुरी तरह सूख रहा था और सांसें लेना बहुत ज्यादा भारी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो तब तक फायरिंग करते रहते हैं जब तक तबेले के अंदर से आ रही गोलियों की आवाज पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। रात के 1:30 बजे तक मेजर सौरभ की टीम भी घर के बाहर पहुंच जाती है और जब मेजर विभू और हवलदार शेराम को घर से बाहर निकाला जाता है तब जाकर कहीं दोनों की चोटों का ठीक से पता चलता है। मेजर विभू और उनके बड़ी दोनों को कई जगह गोलियां लगी थीं। हवलदार शेराम के शरीर में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन मेजर विभू की सांसें अभी भी चल रही थीं। भारी बर्फबारी के कारण घायल फौजियों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसीलिए बिना कोई समय गवाए मेजर सौरभ तुरंत चारों फौजियों को गाड़ियों में लेटा 92 बेस हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं। इधर मेजर विभू को ले 55RR की गाड़ी श्रीनगर के लिए निकलती है और उधर देहरादून में गहरी नींद सो रही निकिता की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। बाहर सड़क पर जल रही स्ट्रीट लाइट से घर के अंदर हल्का उजाला होने के बावजूद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस काले से अंधेरे में बिस्तर पर पड़े अपने फोन को ढूंढने के बाद निकिता फोन की लाइट ऑन करती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। घबराहट के मारे उसका जीव पर आने लगता है और चारों तरफ एक जानी पहचानी महक फैल जाती है, जैसे मानो आसपास कोई सिगरेट पी रहा हो। निकिता तुरंत बैठी हो अपनी आंखें मलते हुए अंधेरे में इधर उधर देखने का प्रयास करने लगती है कि तभी उसे अपने कानों में मेजर विभू की आवाज सुनाई देती है। निकिता, निकिता, I love you baby। निकिता की नसों में बह रहा खून ठंडा सुन्न पड़ जाता है। वो एक डरे हुए छोटे से बच्चे की तरह अपने सर के ऊपर चादर ओढ़ दोबारा लेट जाती है और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने लगती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत होता है तो वो चादर से अपना मुंह बाहर निकाल एक बार फिर खिड़की की तरफ देखती है। इस बार उसे बाहर से आ रही रोशनी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और सिगरेट की वो महक भी गायब हो चुकी थी। इसके बाद निकिता सोने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाती। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उधर पिंगलाना से निकलने के लगभग 40 मिनट बाद मेजर विभू और उनके तीनों साथी 92 बेस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ठीक 2:15 पर मां भारती के इन 4 सपूतों को डॉक्टर्स द्वारा बलिदानी घोषित कर दिया जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र। अभी भी पिंगलाना में सर्च ऑपरेशन कर रहे मेजर सौरभ को जब ये समाचार मिलता है तो एक क्षण के लिए उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो अपनी टीम से थोड़ी दूर जाए एक अलग सी जगह ढूंढते हैं और खुद को सबसे छिपाने के बाद सुबक सुबक कर रोना शुरू कर देते हैं। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उधर देहरादून में 19 फरवरी की सुबह जल्दी उठ निकिता दिल्ली जाने के लिए अपना सामान पैक करने में लग जाती है। पैकिंग करते हुए बार बार अपना फोन भी चेक कर रही थी, लेकिन न ही अभी तक मेजर विभू की कोई कॉल आई थी और न ही कोई मैसेज। निकिता जानती थी कि ऐसा होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। शादी के बाद से लेकर अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसकी आंख खुलने से पहले उसके पति ने उसे फोन पर आई लव यू ना बोला हो। रेलवे स्टेशन निकलते समय जब निकिता अपनी सास के पैर छू रही होती है तो उसे आशीर्वाद देने के बाद वो उससे कहती हैं, निक्की बेटा कल रात मुझे एक सपना आया था। अपना विभू बिस्तर पे बैठा मेरे पैर दबा रहा था और कह रहा था माँ थोड़ा सा बेसन का हलवा बना दो ना, बहुत तेज मन कर रहा है। सुबह के 7:30 बज रहे थे। निकिता ट्रेन में बैठ चुकी थी और ट्रेन को देहरादून स्टेशन से निकले आधा घंटा हो चुका था,
लेकिन अभी तक मेजर विभू की कॉल नहीं आई थी। आज उनका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? भगवान जी सब ठीक तो है ना? प्लीज सब कुछ ठीक रखना। ट्रेन में बैठी निकिता के मन में इस प्रकार के विचारों का एक भूचाल सा आया हुआ था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। लेकिन फोन की स्क्रीन पर दिख रहा नंबर मेजर विभू का नहीं बल्कि 55RR के एक दूसरे ऑफिसर का। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। वो मेजर विभूति को थोड़ी चोट लगी है। वैसे डॉक्टर उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। ये सुनते ही निकिता के आसपास की दुनिया स्लो मोशन में तब्दील हो जाती है। हर प्रकार की आवाज और शोर पूरी तरह शांत पड़ जाता है और निकिता के दिल में अपार गुस्से की एक लहर उठ खड़ी होती है। प्लीज आप मुझसे झूठ मत बोलो, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। मुझे तो रात ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, जो भी हुआ है आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। यह सुनते ही श्रीनगर से फोन कर रहा ऑफिसर बिल्कुल चुप हो जाता है और लाख प्रयास करने के बाद भी अपने रोने की आवाज निकिता से छुपा नहीं पाता। देखिए सर, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि मैं उनकी बॉडी कब देख सकती हूँ? वो घर कब आ रहे हैं? निकिता की इतनी हिम्मत देखते हुए ऑफिसर अपनी आंखें पहुंचते हुए उसे बताता है कि मेजर विभू के पार्थिव शरीर को पहले पालम एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और फिर वहां से शाम तक देहरादून। इस समय तक निकिता की ट्रेन देहरादून से बाहर निकल चुकी थी। आधे घंटे बाद जब एक छोटे से स्टेशन पर यह ट्रेन धीमी होती है तो अपना सूटकेस ले निकिता नीचे कूद जाती है और सबसे पहले मेजर विभू की बहन को फोन करती है, जिसके ठीक 15 सेकंड बाद लाइन की दूसरी तरफ से रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। और खाली पड़े इस छोटे से स्टेशन पर इन चीखों को सुनते हुए निकिता एक पत्थर की तरह बिल्कुल स्थिर बैठी रहती है। इसके बाद निकिता दिल्ली में अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसकी माँ के गले से निकली दर्दनाक चीखें उसके कलेजे को चीर के रख देती हैं। इस रेलवे स्टेशन से एक टैक्सी कर निकिता वापस देहरादून के लिए निकल जाती है। उसकी आंखों के सामने गहरी सी धुंध छा रही थी और अपने गले और हाथों में उसे अचानक एक बहुत भारी सा बोझ महसूस होने लगा था। टैक्सी में बैठी निकिता एक एक कर अपने मंगलसूत्र, चूड़ियां और कान के झुमकों को गुस्से में नोचना शुरू कर देती है। कल तक उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने वाले आभूषण आज उसे दुनिया का सबसे भारी बोझ लग रहे थे। Scratch your surface. अपनी ससुराल वापस पहुंचने के बाद निकिता कैब से नीचे उतर बाहर खड़ी हो जाती है। वो चाहकर भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को उनके इकलौते बेटे की वीरगति का समाचार आखिर कैसे देगी। थोड़ी देर बाद यहाँ रिश्तेदारों और मीडिया वालों का आगमन शुरू हो जाता है और जब मेजर विभू की माँ को दुखद समाचार मिल जाता है तब जाकर कहीं निकिता घर के अंदर अपने कदम रखती है। चली मैं पिया के देश, ओ चली मैं पिया के देश, छुपके छुपा के नजर चुरा के फीकी सुरतिया मन में। निकिता को देखते ही श्रीमती सरोज उसे कसकर गले लगा लेती हैं और फिर बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ती हैं। अपनी सास की ऐसी हालत देख निकिता भी आखिर अपना आपा खो ही देती है और थोड़ी देर रोने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है। मैं पिया के देश। इस सब के बीच रात के लगभग 8 बजे तिरंगे में लिपटा मेजर विभू का पार्थिव शरीर देहरादून में उनके घर पहुंच जाता है।
अगले दिन की सुबह मेजर विभू के ताबूत को उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा अंतिम दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। अपने पति को बार बार आई लव यू बोल रही निकिता उनके ताबूत पर दस्तक भी दिए जा रही थी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। उसके अंदर चमत्कार की उम्मीद ने अभी भी दम नहीं तोड़ा था। उसे यह लग रहा था कि उसकी ये दस्तक सुन मेजर विभू स्वर्गलोक के दरवाजे से भी वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और 20 फरवरी 2019 की दोपहर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ 32 वर्षीय मेजर विभू के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तू चले गए, जहाँ तू चले गए। स्वर्ग से धारने के केवल 2 हफ्ते बाद ही निकिता ऑफिस जाना शुरू कर देती है। उसे यह लग रहा था कि वो खुद को काम में डुबा लेगी और मेजर विभू से याद नहीं आएंगे, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। खाते पीते सोते जागते हर जगह निकिता को मेजर विभू ही दिखाई दे रहे थे। अपने लैपटॉप पर बैठी जब वो काम कर रही होती तो पीछे से आ उसके कानों में बातें भी कर रहे थे। आने वाले दिनों में निकिता की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो मेजर विभू के फोन पर मैसेजेस भेजने लगती है। कहाँ हो बेबी, क्या कर रहे हो? ठीक तो हो ना? प्लीज कॉल मी बैक। विभू मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ, तुम क्या कर रहे हो? फ्री हो तो कॉल करो ना। आई एम मिसिंग यू अ लॉट बेबी। ना जाने क्यों पर निकिता को पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि उसके मैसेजेस पर मेजर विभू उसे कॉल बैक या रिप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन जल्दी उसका यह विश्वास भी टूट जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसके आसपास पहली वो घनघोर काली स्याह धुंध थोड़ी हल्की पड़ने लगती है और उसे अपने जीवन की इस नई वास्तविकता का पहली बार ठीक से आभास होता है। एक आभास जो उसे अत्यंत गंभीर डिप्रेशन में धकेल देता है। अब ज्यादातर समय वो अकेली अलग थलग रहने लगती है और खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबा लेती है। एक रात अपने घर की बालकनी में खड़ी निकिता के दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे थे और वो जिंदगी और मौत को अकेलेपन के तराजू में तौलती हुई खुद के शरीर को बालकनी के ग्रिल से नीचे की ओर झुकाने लगती है। लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी घट पाती उसके फोन की स्क्रीन पर अचानक लाइट जल उठती है। वो ग्रिल से थोड़ी दूर जा अपना फोन उठाती है और सब कुछ खत्म करने से पहले एक आखिरी बार मेजर विभू के पुराने मैसेजेस पढ़ने लगती है। और ऐसा करते हुए उसकी नजर अपने पति के कुछ महीने पुराने एक ऑडियो मैसेज के ऊपर पड़ती है, जिसमें मेजर विभू उसके लिए उसका सबसे फेवरेट गाना गा रहे थे। हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे। कितने पास कितने दूर। अप्रैल का महीना आते आते निकिता का शरीर एक चलता फिरता कंकाल बन चुका था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था, जहां उसे रोजाना नींद के इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। एक रात हॉस्पिटल में दवाई ले निकिता गहरी नींद सो रही थी कि अचानक उसे अपनी छाती के ऊपर एक अत्यंत भारी बोझ महसूस होने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास करती है, लेकिन अपने गले से एक शब्द भी नहीं निकाल पाती। नर्स को बुलाने के लिए वो कुछ इंच की दूरी पर पड़े रिमोट की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी एक उंगली तक नहीं उठा पाती। और तभी उसकी आंखों के सामने मेजर विभू की परछाई उभरने लगती है। देखते ही देखते परछाई बिस्तर पर निकिता के पास आकर बैठ जाती है और बड़े ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहती है, ए निक्की की बच्ची,
क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हें पता है कि उस रात जब मुझे गोलियां लगी तो मुझे इतना सा भी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेबी। देखो तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज ऐसा मत करो। सुबह जब तुम सोकर उठोगी ना निक्की, तो तुम्हारे सामने एक नर्स खड़ी होगी। उस नर्स का हाथ पकड़कर उससे कहना कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे पति आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अगली सुबह जब निकिता सोकर उठती है तो वास्तव में उसके सामने एक नर्स खड़ी होती है और वो उसका हाथ पकड़कर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि मेजर अबू ने उससे कहा था। यही वो क्षण था जब निकिता कौर दौंडिया जिंदगी से हारने का नहीं बल्कि लड़ने का वचन अपने पति को देती है। और आज के इस दिन से ठीक 1 साल बाद अपने योद्धा पति को खोने के पूरे 2 साल बाद मां भारती की वीरांगना एसएसबी का एग्जाम क्लियर कर भारतीय फौज के ऑलिव ग्रीन धारण कर लेती है। चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में चली 1 साल की अत्यंत कठिन ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद 29 साल की रही निकिता कौल लेफ्टिनेंट निकिता कौल बन जाती है। अपनी ग्रेजुएशन वाले दिन मेजर विभू को याद करते हुए लेफ्टिनेंट निकिता आज पहली बार मीडिया को इंटरव्यू भी देती है। मैं आशा करती हूँ कि विभू को मेरी श्रद्धांजलि अच्छी लगी होगी। हाँ, मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में देख के गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई है और बोलो। बोलो। इसमें तो शुरू से लेके आखिर तक रोना ही रोना था। एक्चुअली शुरू वाला जो पार्ट था ना वो फिर भी ठीक था, बाद वाले में तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ रोना ही रोना। ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, बहुत ज़्यादा वैसा फील होता है बहुत ना, जो मतलब इसको झेलता है उसी को पता चलता है, सभी को नहीं पता इसका। एंड हमें वीडियो में पता चला कि ये इकलौते आई थिंक इनके भाई बहन थे। इनकी बहन थी ना, ये बताया बहन थी, हाँ। 2 बड़ी बहनें थी और एक ही छोटे भाई। 2 या 3 बड़ी बहनें थी शायद, ये टोटल सब 3 छोटे लोग थे। थे। 2 बड़ी बहनें और ये छोटे भाई सबसे छोटे थे, हाँ। मुझे तो सर में दर्द हो गया रोक के। मतलब इंसान को ना कैसे वो फील आ जाती फीलिंग है। आती है, हाँ। इनको भी फीलिंग आई थी जो रात को बात हुआ था जब इनसे, हाँ
हाँ मेजर को भी हाँ और 6 सेंस उनका वो एक रात पहले ही उन्होंने बता दिया था इस बात का। उसी रात को ही किया था, रात को 10 बजे शायद फोन, तभी बताया था उनको। और पहले निकिता को भी आ गई थी, तभी तो वो सो नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, उसको पूरी रात नींद नहीं आई थी, अगले दिन ट्रेन थी उनका। और सोचो उनकी डेथ कब हुई थी, कौन से महीने में, 19 सितंबर फरवरी सितंबर या फरवरी। दिसंबर हुई थी? हाँ ऐसा कुछ हुआ था। और अप्रैल में फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। दिसंबर में हुई थी शायद वहाँ पे उनकी। देखो हील होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि अगर मतलब किसी की डेथ हो जाती है सोल्जर की, तो फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है। वो तो है ही। आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, इतना नहीं है, लेकिन पहले ज़्यादा था। अभी तो फिर भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दुख बहुत होता है इसमें, घर ही बंद हो जाता है पूरा। फिर भी इनकी हिम्मत थी इतना सब कुछ करके, फिर भी मतलब ये 1 साल में 2 साल में फिर भी मतलब थोड़ी वो हुई, जैसे मतलब खुद की ताकत बढ़ाई उन्होंने, कि पेशेंसी थी उनके अंदर। स्टार्टिंग में नहीं थी, हालत ख़राब थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके 1-2 साल में हील हो गया था। वो तो कहीं कभी हील नहीं होता, बट नहीं ये कि होता वो नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब फौज में चले हाँ गए फौज थे। में चली गई हैं वो, थोड़ा बाद में सा वो तो। जज्बा भी दिखाया ना कि उन्होंने फिर वो ज्वाइन कर लिया उनकी जगह पे। पर ऐसे कभी भूल थोड़ी पाएंगे। भूलती तो नहीं है, वो तो हमेशा के लिए हो गया है। तो चलिए, इसके दोनों पार्ट पे मैं रिएक्शन दे चुका है। ऑपरेशन क्या था, वीर मेजर विभू समथिंग मेजर विभू। नाम। हाँ, तो गाइस एंड आई थिंक भले ही उनको उनकी अंतिम वो कर दिया हो, पर आई थिंक वो कहता है ना, उनकी सोल मतलब आत्मा फिर भी जिंदा थी। मतलब वो उनके पास आए और उन्होंने बोला कि हाँ अगले दिन उनके थॉट्स। नर्स खड़ी होगी तो हम्म। तुम उनको बोलना थैंक यू वगैरह। गाइस बेस्ड ऑन रियल स्टोरी थी वीडियो। एंड इस वीडियो के लिए इतना। अगर आप चाहते हैं हम और किसी वीडियो पे रिएक्शन दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।